हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। देखिए भाई, मैथ के अंदर दो चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। परसेंटेज का चैप्टर कंप्लीट हो गया है और प्रॉफिट लॉस का चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो हमारा साधारण ब्याज का चैप्टर है, यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर आपने पिछले दो चैप्टर की क्लास नहीं देखी है तो उसको आप जरूर देख लें, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैं इन आगे आने वाले 1 से 2 चैप्टर में इस्तेमाल करूंगा वे भी वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको पिछले 2 चैप्टर में बताए हैं। तो अगर आपने क्लासेस को नहीं देखा है तो अच्छे से क्लासेस को देखें, कॉन्सेप्ट को समझे और अपनी बुक से क्वेश्चन भी करें। तो ये भी आप लोगों को पता है कि जो पहली क्लास आप लोगों के लिए बनाता हूँ वो बहुत ही बेसिक क्लास होती है और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए होती है जिनको बहुत ही कम जानकारी है मैथ की या जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होते हैं। और कुछ मैं आपको ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी कराता हूँ ताकि आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आए और आप कॉन्सेप्ट को सीखने लगे। तो जो आज इस चैप्टर के अंदर टर्म्स इस्तेमाल होंगे पहले भी मैंने आपको बताए हैं, तो उन टर्म्स की एक बार बात कर लेते हैं। देखिए 5 टर्म्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर आएंगे। नंबर 1 मूलधन, जिसको आप प्राइस कहते हैं। ब्याज या साधारण ब्याज, जिसको आप सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। मिश्रधन आएगा, जिसको आप अमाउंट कहते हैं। ब्याज की दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। और समय, समय आपका वर्ष में भी हो सकता है, महीने में भी हो सकता है और दिन में भी हो सकता है। तो कुछ डेफिनेशन मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, उनको आप एक बार समझ लीजिए और आप चाहे तो उनको नोट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मूलधन की, यानी प्राइस। ये क्या होता है? तो देखिए, ये जो पूरा आपका चैप्टर चलेगा ये आपका पैसों को लेकर चलेगा, यानी कुछ पैसा आप बैंक में डाल सकते हैं, कुछ पैसा आप किसी को उधार दे सकते हैं। तो इस तरह से आपका जितना भी आपके क्वेश्चन आएंगे वो सभी अमाउंट यानी मनी से रिलेटेड आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं मूलधन को कि मूलधन हमारा क्या होता है। तो देखिए भाई, कुछ पैसा है वो आपके पास रखा हुआ है। रखा हुआ से मतलब ना तो आपने वो कहीं बैंक में डाला, ना ही आपने वो किसी को उधार दिया। वो पैसा केवल आपके इन हैंड है, आपके हाथ में है। जब तक वो पैसा आगे नहीं बढ़ेगा वो केवल आपके हाथ में रहता है या आपके घर में रखा हुआ है, तब तक वो आपका क्या है, तब तक वो आपका मूलधन यानी प्राइस है। मान के चलिए कि आपने 10,000 रुपये इकट्ठे करके रख रखे हैं घर में, तो 10,000 रुपये आपके क्या है, वो आपका मूलधन होगा, जिसको आप क्या कहते हैं, उसको आप प्राइस भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है आपका ब्याज। अब ये ब्याज क्या है, तो मान के चलिए कि आपके किसी दोस्त को अचानक से 10,000 रुपये की जरूरत पड़ गई। वो आपके पास आया और आपसे उसने कहा कि भाई मुझे 10,000 रुपये की जरूरत है। लेकिन आप केवल ये सोच के पैसा किसी को नहीं देते हैं, दे भी देते हैं अपनी दोस्ती यारी में, आप दे भी देते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो आप मन में सोचते हैं कि अगर मैं कहीं कुछ इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे इसका कुछ ना कुछ फायदा मिले। भाई आपका दोस्त है, ठीक है, और कोई भी पैसा मांगने के लिए आ सकता है, तो वो जो आप पैसा देते हैं वो आप इस कंडीशन को सोच के देते हैं कि ये जो मेरा पैसा जा रहा है, जब ये पैसा वापस मेरे पास लौट के आए तो मुझे उस पर कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। तो भाई आप कुछ चीज़ें तय करते हैं। कैसे? आपने अगर किसी को पैसा दिया तो आप ये कहते हैं ठीक है भाई, मैं तेरे को 10,000 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन जब ये पैसा तू वापस मुझे देगा तो मुझे इस पर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। तो वो जो आप किसी से एक्स्ट्रा पैसे तय करते हैं, भाई मान के चलिए आपने कहा कि भाई ठीक है 2 महीने के लिए 10,000 रुपये ले जाओ, लेकिन आप एक काम करना कि जब आप 2 महीने बाद लौटाओगे तो मुझे आप इस पे 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दे देना, या आप कह सकते हैं कि आप मुझे 1,000 रुपये एक्स्ट्रा दे देना। तो ये जो आप उस पर एक्स्ट्रा चार्ज लगा के दे रहे हैं वही आपका क्या होता है, वही आपका ब्याज होता है। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसको डिटेल में समझेंगे। ये ब्याज आपका कैसा भी हो सकता है। भाई आपने किसी को पैसा दिया, आप उस पैसे को कुछ दिन के लिए भी दे सकते हैं, कुछ महीने के लिए भी दे सकते हैं और कुछ वर्ष के लिए भी दे सकते हैं। तो फिलहाल हम केवल बेसिक बेसिक बातें समझ रहे हैं। यानी ब्याज हमारा क्या हुआ, जो हमारे मूलधन पे हमें एक्स्ट्रा पैसा हमने लिया है किसी से, या जो एक्स्ट्रा पैसा हमने किसी को बताया कि भाई इतना पैसा मुझे वापस और चाहिए, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा ब्याज यानी साधारण ब्याज हो जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं मिश्रधन की। मिश्रधन क्या होगा, तो मिश्रधन आपका वो अमाउंट होता है, देखिए मूलधन को कहते हैं प्राइस और मिश्रधन को कहते हैं अमाउंट। तो ये आपका वो पैसा होता है जो आपके पास वापस लौट के आएगा। यानी भाई जैसे आपने 10,000 रुपये दिए और आपने तय किया कि भाई मुझे इस पे 2,000 रुपये और एक्स्ट्रा चाहिए, तो जब वो टाइम कंप्लीट हो जाएगा, जितना भी टाइम आपने दिया होगा, तो वो जो पैसा आपके पास वापस लौट के आया उसमें क्या क्या आया, आपके 10,000 रुपये आए जो आपने दिए थे, प्लस जो आपने एक्स्ट्रा चार्ज लगाया था वो भी आया। तो 10 और 2 कितने हो गए, 12। तो ये जो आपके पास टोटल अमाउंट वापस आया वही क्या कहलाता है, वही मिश्रधन कहलाता है। तो ये मिश्रधन किस किस से मिलकर बना, भाई एक तो आपका मूलधन वापस आपको मिला
और एक क्या मिला, जो आपने एक्स्ट्रा चार्ज यानी जो भी आपने ब्याज कहा था वो भी आपको लग के वापस मिला है। तो मिश्रधन बेसिकली क्या होता है, ये वो अमाउंट होता है जिसके अंदर आपका मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है, जो इसका आपको पैसा मिलता है, वो हमेशा क्या होता है, मूलधन से ज्यादा होता है। ज्यादा तो ऑफिशियली होगा ही भाई, क्योंकि इसमें क्या क्या शामिल है, मूलधन भी शामिल है और ब्याज भी शामिल है, तो जाहिर सी बात है कि वो क्या होगा, वो मूलधन से ज्यादा ही होगा। तो आई होप कि तीनों बातें आपको समझ में आ गई हूँ। ब्याज की दर, इसकी बात अभी करेंगे, ये मैं आपको अलग से समझाऊंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। आप लगभग अपने सिंपल इंटरेस्ट के 90% क्वेश्चन केवल इस एक कॉन्सेप्ट से कर लोगे, जो मैं आपको अलग से भी समझाने वाला हूँ। उसके बाद हमारा क्या बचता है, समय बचता है। तो समय मैंने आपको सिंपली बता दिया, समय का रोल इतना है कि जो आप पैसा किसी को दे रहे हैं वो आप कैसे दे सकते हैं, वो आप दिन के लिए भी दे सकते हैं, वो आप महीने के लिए भी दे सकते हैं, और वो आप वर्ष के लिए भी दे सकते हैं। ये अलग अलग टाइम पीरियड हो सकता है, ठीक है। नोट में मैंने एक लाइन लिखी है और यहाँ पर लिखा हुआ है साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान यानी बराबर होता है। भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर आप नोट कर ले कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष भी हो सकता है, दिन भी हो सकते हैं और महीने भी हो सकते हैं। ये सब डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चन पे। तो जैसा क्वेश्चन कहा जाएगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा ब्याज ये प्रत्येक टाइम में क्या होता है, समान होता है। थोड़ा इसको समझ लेते हैं। भाई हमने किसी को पैसा दिया और हमने कहा कि मैं तुझसे हर महीने 1000 रुपये इस पे एक्स्ट्रा लूंगा, तो अगर वो 5 महीने बाद आपको पैसा वापस लौट आ रहा है, तो यानी हर महीने के हिसाब से जो आपका ब्याज यानी जो आपका एक्स्ट्रा चार्ज हो गया वो कितना हो गया। तो भाई 1000 को अगर आप 5 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5000, क्योंकि वो क्या रहा, वो हर समय क्या रहा, समान यानी बराबर रहा। अगर आपने किसी को 10,000 रुपये दिए और उस पर आपने 5,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगाया कि मैं 1 साल के तुझसे 5,000 रुपये लूंगा एक्स्ट्रा, वो आपके पास 5 साल बाद लौट के आता है आपको पैसा वापस करने। तो अगर मैं खाली ब्याज की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा भाई, 1 साल का 5,000। तो अगर 5 साल तक चला गया तो 5 पंजे 25 यानी 25,000 तो आपका क्या हो गया, केवल ब्याज इकट्ठा हो गया। तो ये आप याद रखें कि ये जो आपका साधारण ब्याज है ये अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार कैसा रहता है, बराबर रहता है। तो आई होप कि आपको थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आई होंगी। और अभी जो मैंने आपको बताया ये मैं आपको अभी अलग से समझाऊंगा, ब्याज की दर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर सीख लें। साथ ही आप ये देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर कुछ प्रॉफिट लॉस के टर्म्स लिखे हैं। तो ये टर्म्स मैंने ऐसे ही नहीं लिखे, अभी इनका भी इस्तेमाल होगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये वैल्यू आपकी सिंपल इंटरेस्ट से मैच करेंगी, क्रय मूल्य कैसे मूलधन से मैच करेगा, लाभ हानि कैसे ब्याज से मैच करेंगी, विक्रय मूल्य कैसे मिश्रधन से मैच करेगा। तो भी हम ये भी समझेंगे, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आपने प्रॉफिट लॉस की क्लास नहीं देखी है तो जरूर देख ले, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट आपके सिंपल इंटरेस्ट में इस्तेमाल होने वाले हैं। तो आप चाहे तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, और पहले मैं आपको ब्याज की दर समझाऊंगा और उसके बाद फिर हम प्रॉफिट लॉस से और सिंपल इंटरेस्ट ये दोनों आपस में कैसे कनेक्ट हैं वो हम समझेंगे। तो चलिए समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर इस ब्याज की दर का क्या रोल है और कैसे आप लगभग 90% क्वेश्चन को केवल इस एक कॉन्सेप्ट से कर पाएंगे। देखिए ब्याज की दर जो होती है बेसिकली आपको प्रतिशत में दी जाती है। जो भी आप क्वेश्चन करेंगे उन सभी के अंदर जो आपको ब्याज की दर मिलेगी वो आपको प्रतिशत के फॉर्म में मिलती है। और ये ब्याज की दर आपकी या तो वार्षिक आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगी, या फिर ये आपको कैसे मिलती है, मासिक। मासिक का मतलब महीने वाइज, 6 महीने की मिल सकती है, 3 महीने की मिल सकती है, दिन की भी मिल जाती है, लेकिन ज्यादातर आपको या तो वार्षिक मिलती है और या फिर आपको मासिक मिलती है। तो मैंने एक लाइन लिखी है कि ब्याज की जो दर है प्रतिशत में वो किसके बराबर होती है, वो साधारण ब्याज के बराबर होती है प्रतिशत में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लें। क्या लिखा मैंने कि ब्याज की दर जो प्रतिशत में होती है वो बराबर होती है साधारण ब्याज के, किसमें, प्रतिशत में। कैसे भाई, मान के चलिए अगर मैं आपको वार्षिक रूप में समझाऊं कि आप वार्षिक दर की बात कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि पहला वर्ष है और पहले वर्ष में आपको जो ब्याज की दर दी गई वो 5% दी गई। तो पहले वर्ष जितनी आपकी वार्षिक दर रही वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका ब्याज हो जाएगा। यानी आप क्या कहेंगे कि आपका जो ब्याज को आप साधारण ब्याज भी बोल सकते हैं, कि वही जो आपका ब्याज है वो भी कितना रहने वाला है,
तो वो भी 5% ही रहेगा। मान के चलिए कि आप दूसरे साल पे गए, तो जब तक आपकी ये रेट नहीं बदलेगी, जब तक आपकी ये रेट में परिवर्तन नहीं होगा, मान के चलिए कि दूसरे साल भी 5% है, तो इसका मतलब जो ब्याज है वो भी दूसरे साल कितना रहेगा, 5% ही रहेगा। ये बात अभी हमने नोट में भी पढ़ी कि साधारण ब्याज क्या रहेगा, प्रत्येक वर्ष बराबर रहता है। इसी तरह से अगर मैं तीसरे साल की बात करता हूं, तो वापस अगर रेट में कोई परिवर्तन ना हो, ये 5% रहेगी, तो आपका साधारण ब्याज भी कितना हो जाएगा, 5%। ठीक है, तो अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो आप बोल रहे होंगे कि वर्ष कितने हो गए, तो 3 वर्ष हो गए। ठीक है, रेट कितनी हो गई, तो 5 5 10 और 5 15। रेट कितनी हो गई यानी दर कितनी हो गई, तो दर आपकी 15% हो गई। तो आप ब्याज को भी देख सकते हैं, 5 10 और 5 कितने हो जाएंगे, 15। तो आपका ब्याज भी कितना हो गया, ब्याज भी आपका 15% हो गया। तो ये तो मैंने आपको डिटेल में समझाया। अब मान के चलिए कि आपके पास क्वेश्चन आया कि 10% ब्याज की दर है वार्षिक। ठीक है, 10% ब्याज की दर है और ये कैसी है, वार्षिक है। ठीक है, और आपसे कहा जाए कि 5 साल के बाद ब्याज कितना होगा, 5 साल के बाद ब्याज कितना होगा, ये आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो बाकी तो हम क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि अगर आपसे 5 साल के बाद ये ब्याज पूछा गया, तो आप सिंपली इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई 10% है, ब्याज की दर है, कितना टाइम है, 5 साल का। तो अगर 5 साल तक आप जाएंगे तो 10 पंजे कितना हो जाएगा, 50। तो ये 50% आपकी क्या बन गई, दर। और अभी मैंने आपको क्या बताया, जितनी प्रतिशत में दर होगी उतना ही आपका प्रतिशत में क्या होता है, उतना ही आपका प्रतिशत में ब्याज होता है। यानी आपका ब्याज भी कितना हो गया, तो आपका ब्याज भी 50% हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि ये वैल्यू 10 साल तक चलेगी, तो 10 साल तक ब्याज की दर कितनी रही, 10%। तो 10 साल बाद ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 100% हो गया। तो जितनी आपकी दर बन गई उतना ही आपका क्या बन गया, उतना ही आपका ब्याज या साधारण ब्याज बन गया। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, आपको इस तरह की वैल्यू दे दी जाएगी कि पहले साल जो ब्याज की दर है वो कितनी है, 5%। दूसरे साल जो ब्याज की दर है वो कितनी है, 3%। तीसरे साल जो ब्याज की दर है वो कितनी है, 8%। अब आपको क्या करना है, अब आपका साधारण ब्याज क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इन रेट को जोड़ दीजिए, आप इन रेट को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। प्लस करेंगे, भाई यहाँ भी हम प्लस ही कर रहे हैं, 10 को आप 10 बार जोड़ेंगे तब भी 100 आएगा, 10 की आप 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 100 आएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ वैल्यू अलग अलग है तो आप इनको जोड़ लीजिए, 5 + 3 + 8 तो कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 16%। तो जितनी आपकी दर हो गई उतना ही आपका क्या हो गया, उतना ही आपका ब्याज हो गया। तो आसान है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अच्छे से आप समझ लें, क्योंकि जैसा मैं बता रहा हूं कि आप बहुत सारे क्वेश्चन केवल इस एक कॉन्सेप्ट से करने वाले हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि कैसे प्रॉफिट लॉस के जो टर्म्स होते हैं कैसे वो कनेक्ट करते हैं हमारे सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर के साथ। तो चलिए जरा समझते हैं कि कैसे आपके प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर के जो टर्म्स हैं वो कनेक्ट होते हैं सिंपल इंटरेस्ट के साथ। तो अगर आपने प्रॉफिट लॉस की क्लास नहीं देखी है तो आप अच्छे से क्लास को देख लें और वहां से आप कॉन्सेप्ट को समझ लें। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रय मूल्य की। ठीक है, तो क्रय मूल्य को जो हमने माना था वो हमने प्रॉफिट लॉस के अंदर क्या माना है, तो जब हम 100 वाले कॉन्सेप्ट से करते हैं, जब हम 100% वाले कॉन्सेप्ट से करते हैं तो हम क्रय मूल्य को क्या मानते हैं, हम क्रय मूल्य को 100 मानते हैं। क्योंकि क्रय मूल्य भी आपकी एक ऐसी वैल्यू है कि जब तक ये आगे बढ़नी शुरू नहीं होती, भाई क्रय मूल्य को जब तक आप बेचेंगे नहीं, किस पर, या तो लाभ पर या हानि पर, तो जब तक आप इसको आगे बढ़ाते नहीं है, आगे वस्तु को बेचते नहीं है, तब तक वो क्या रहता है, तब तक वो क्रय मूल्य ही रहता है, वो एक स्टेबल वैल्यू रहती है। तो उसको हम क्या मानते हैं, उसको हम 100 मानते हैं। और अगर मैं फ्रैक्शन वाले मेथड की बात करूं तब हम क्या करते थे, तो अगर हम फ्रैक्शन वाले मेथड की बात करते हैं तो आप कुछ ऐसे बोलते हैं कि 10% लाभ पर बेचा या 10% हानि पर बेचा, तो आप क्या करते हैं, आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कॉस्ट प्राइस कहते हैं, क्योंकि ये आपकी रियल वैल्यू है। जब तक इसमें परिवर्तन नहीं होंगे तब तक ये आपकी रियल वैल्यू रहेगी, तब तक ये आपका क्रय मूल्य रहेगा। तो इसी तरह से क्या होता है, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, अभी मैं आपको बता के आया कि मूलधन भी क्या रहता है, स्टेबल रहता है, स्थायी रहता है, उसमें परिवर्तन कब तक नहीं होगा, जब तक आप पैसे को आगे देना शुरू नहीं करेंगे। तो अगर ये भी स्टेबल है
तो इसकी वैल्यू भी मुझे कितनी माननी है, तो इसकी वैल्यू भी मैं 100 ही मानूंगा। और अगर मैं फ्रैक्शन वाले मेथड से करूंगा तो भाई मेरे पास ब्याज की दर दी जाएगी। अभी मैं आपको ब्याज की दर समझा के आया, तो मेरे पास क्वेश्चन के अंदर क्या होगी, ब्याज की दर होगी, और वो किस में होती है, वो प्रतिशत में होती है। मान के चलिए कि आपको 10% ब्याज की दर दे दी गई, तो आप 10% की फ्रैक्शन ब्रेक करेंगे 1/10, तो ये जो आपका 10 है ये आपका इस केस में क्या हो जाएगा, ये आपका इस केस में मूलधन, यानी ये भी आपकी क्या हो जाएगी, रियल वैल्यू हो जाएगी। तो पहली बात समझ में आई कि किस तरह से क्रय मूल्य किससे कनेक्ट है, मूलधन से कनेक्ट है। अगर आप 100 वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे तो आप मूलधन को कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। अगर आप फ्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे तो जब आप ब्याज की दर को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, मूलधन होगी। इतनी बात समझ में आई। इसी तरह से बात कर लेते हैं लाभ की। देखिए मैंने यहाँ पर हानि नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि आपको इस वाले चैप्टर में हानि होगी ही नहीं भाई, आपको केवल प्रॉफिट मिलता रहेगा, क्योंकि आप ब्याज कमाते रहेंगे। तो यहाँ पर आपको हानि का मतलब ही नहीं है। हानि आपको तभी हो सकती है कि कोई आपका पैसा ले गया और वापस आपको नहीं मिला, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। आपको सिंपली यहाँ पर क्या होगा, वो पैसा मिलेगा, यानी आपको ब्याज मिलना ही मिलना है, प्रॉफिट आपको होना ही होना है। तो ये जो आपका यहाँ पर लाभ है वो यहाँ पर क्या होता है, ब्याज होता है। और अभी मैं आपको ब्याज को बहुत अच्छे से समझा के आया हूँ कि जितनी आपकी ब्याज की दर होती है परसेंट में, उतना ही आपका क्या होता है, ब्याज होता है किसमें, परसेंट में। तो इसको तो आप केवल पहले वाले कॉन्सेप्ट से ही याद रखें। तो दो चीजें हमारी क्लियर हो गई। थर्ड पे आते हैं। इधर हमारा क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मैंने आपको क्या बताया था कि विक्रय मूल्य आपका क्या होता है, 100 में बढ़ता है कब, जब आपको लाभ होगा, और 100 में घटता है कब, जब आपको क्या होती है, हानि होती है। तो ठीक यही काम किसका है, यहाँ पर मिश्रधन का है। तो ये हानि तो आपको कभी होने ही नहीं देगा, आपको केवल लाभ होगा। और ये लाभ यहाँ पर कौन काम कर रहा है, लाभ का, तो यहाँ पर लाभ का काम कर रहा है ये ब्याज, यही तो आपको प्रॉफिट दे रहा है। तो ये प्रॉफिट आपका किस में ऐड हो रहा है, तो ये प्रॉफिट आपका मूलधन में ऐड हो रहा है, और ये दोनों होके मिलके क्या बना रहे हैं, मिश्रधन बना रहे हैं। तो ये भी कैसी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि आपको केवल लाभ होगा, तो ये भी एक ऐसी वैल्यू होगी जो हमेशा 100 प्लस में होगी, और यहाँ पर आपका क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पर आपका ब्याज जुड़ जाएगा। तो भाई यहाँ पर जो 100 है विक्रय मूल्य में, ये 100 क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है। तो मिश्रधन के अंदर ये 100 आपका क्या है, ये आपका मूलधन है। आई होप कि आपको बात समझ में आई हो। दोबारा से एक बार समझ लेते हैं। क्रय मूल्य को आप क्या बोलेंगे, 100, तो मूलधन को भी आप क्या बोलेंगे, 100। ब्याज का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा के आ चुका, जितनी ब्याज की दर होगी प्रतिशत में, उतना ही आपका क्या होता है, ब्याज होता है प्रतिशत में। विक्रय मूल्य क्या होता है, 100 में प्लस या माइनस होता है हमारा विक्रय मूल्य, लाभ या हानि के अकॉर्डिंग। लेकिन मिश्रधन हमारा कैसा होगा, हमेशा लाभ वाला ही होगा, यानी आपको क्या मिलेगा, आपको हमेशा 100 में बढ़ा हुआ मिलेगा। वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा मिश्रधन हो जाएगा। मैंने लिख भी दिया है कि जो हमारा मिश्रधन है वो किस किस से मिलके बनता है, तो वो मूलधन और ब्याज से मिलके बनता है। आई होप कि ये सब बातें आपको समझ में आ गई हो। अब एक लास्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं और उसके बाद 2 से 3 क्वेश्चन कर लेते हैं बेसिक से। चलिए भाई एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रख लेते हैं। अगर आपसे कभी क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट ब्याज की दर पूछ ली जाए, भाई कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको क्वेश्चन में बाकी वैल्यू दे के रख दी और आपसे डायरेक्ट ब्याज की दर पूछ ली। तो अगर आपसे ब्याज की दर पूछी जाए और अगर ये आपसे वार्षिक पूछी जाए, ठीक है, ये कैसी भी पूछी जा सकती है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, ये मैं आपको बताता रहूंगा। लेकिन अगर वार्षिक की बात करें तो अगर ब्याज की दर आपसे वार्षिक पूछी जाए तो आपके पास क्या होना चाहिए, 1 वर्ष का ब्याज होना चाहिए और आपके पास क्या होना चाहिए, मूलधन होना चाहिए। मोस्टली क्वेश्चन के अंदर आपको दर वार्षिक ही दी जाती है, वो बहुत रेयर केस है कि इस दर को बदल दिया जाए, तो वहां भी हम करेंगे क्वेश्चन को। फिलहाल आपको यही याद रखना है कि ब्याज की दर अगर आपसे पूछी गई है तो आपके पास 1 वर्ष का ब्याज हो और आपके पास क्या हो, मूलधन हो। ये दोनों वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, तभी आप ब्याज की दर कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्योंकि ये प्रतिशत में होती है इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, 100, क्योंकि प्रतिशत में अगर किसी वैल्यू को बदलना है तो हमें उसे 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको भी याद रखें। और 4 पॉइंट जो मैं अभी आपको सब समझा के आया हूँ ये भी आप नोट कर लें। सबसे पहला मैंने क्या बताया, मूलधन को हम कितना मानेंगे, 100, और अगर हम फ्रैक्शन से करेंगे तो जो वैल्यू हमारी नीचे आएगी वही हमारी रियल वैल्यू होगी, यानी वही हमारा क्या होगा, वही हमारा
मूलधन होगा, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, मूलधन बोलेंगे। मिश्रधन हमारा क्या होने वाला है, वो हमेशा 100 प्लस होगा, हमेशा 100 में जुड़ी हुई वैल्यू होगी। और हम यहाँ क्या प्लस करेंगे, तो जितनी हमारी ब्याज की रेट होगी उसी को हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। क्यों, क्योंकि आप फोर्थ पॉइंट को देखिए, जितनी ब्याज की दर है उतनी ही हमारी क्या होती है, उतना ही हमारा क्या होता है, ब्याज होता है, किसमें, प्रतिशत में, ठीक है। और एक पॉइंट क्या लिखा है, ब्याज समय के अनुसार क्या होता है, बराबर होता है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो मैंने अब तक आपको समझाई हैं, इनको आप एक बार नोट कर लीजिए। और अब हम 2 से 3 कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए भाई, इन 3 क्वेश्चन की हेल्प से हम उन कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं। तो इन क्वेश्चन को करने के बाद आप अपनी बुक से भी इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। और ठीक अगली क्लास से मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आऊंगा, वही एग्जाम वाले क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए वापस लेकर आऊंगा। तो एक बार समझते हैं, क्या दिया गया है, मूलधन आपको दिया गया है 500 रुपए, दर आपको दी गई है 10% वार्षिक, समय आपको दिया गया है 3 वर्ष, और आपसे पूछा गया है साधारण ब्याज। तो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखा। तो सबसे पहले हमने ये सीखा कि हम मूलधन को क्या मानेंगे, हम मूलधन को 100 मानेंगे। तो इस मूलधन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 500, ठीक है। फिर हमने ये कैलकुलेट किया कि जो हमारी दर है वो अगर 10% वार्षिक है, यानी 1 साल की कितनी है, 10%, तो आपको समय कितना दिया गया, 3 साल। तो 3 साल में वो कितनी हो जाएगी, तो 3 साल में वो हो जाएगी 30%। भाई 10 की मल्टीप्लाई 3 में कर दीजिए, तो कितनी हो गई, 30%। ये आपकी क्या बन गई, दर। तो मैं आपको क्या बता के आया कि जितनी हमारी दर होती है उतना ही हमारा क्या होता है, ब्याज होता है प्रतिशत में। तो आप ब्याज भी कह सकते हैं और आप साधारण ब्याज भी कह सकते हैं। यानी अगर ये दर आपकी 30% है तो ब्याज भी आपका कितना हो गया, ब्याज भी आपका 30% हो गया। तो सिंपल बन गया क्वेश्चन। आपको 100 का मान कितना दिया गया है, 500। तो भाई अगर 100 का मान 500 है तो आपको कितने का मान निकालना है, केवल आपको 30 का मान निकालना है। कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, ये कुछ भी आपको याद नहीं रखना। केवल और केवल आपको कॉन्सेप्ट पे काम करना है। तो 100 का मान 500 हुआ, आपके पास जो ब्याज है वो परसेंटेज में कितना हो गया, 30। तो आप कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, तो आपके पास ये कितना आ गया, 150 रुपए। तो 150 रुपए आपका क्या बन गया, साधारण ब्याज बन गया। मान के चलिए कि इसी क्वेश्चन में आपसे मिश्रधन पूछा जाए कि मिश्रधन कितना होगा, तब आप क्या करेंगे। तो भाई या तो आप इन 150 रुपए को, अभी मैं आपको क्या समझा के आया था, ये आपका प्रॉफिट है, ये आपको ब्याज मिला है, तो अगर आप इसको मूलधन में जोड़ देंगे तो आपका क्या तैयार हो जाएगा, आपका मिश्रधन तैयार हो जाएगा, ठीक है। 500 रुपए मूलधन था, 150 रुपए आपको ब्याज मिला, तो टोटल कितना हो गया, 650 रुपए। ये आपका क्या हो गया, ये आपका मिश्रधन हो गया। आपको अगर कॉन्सेप्ट से करना है तो आप बोल सकते हैं कि 100 का मान आपके पास कितना है, 500 है, ठीक है। कितना आपके पास ब्याज इकट्ठा हुआ, 30%। तो मिश्रधन जो आप कैलकुलेट करेंगे उसमें आपको क्या करना है, आप 100 में 30% को ऐड कर दीजिए, तो परसेंट में आपका मिश्रधन कितना हो जाएगा, 130। जैसे आप विक्रय मूल्य बनाते थे, आपको क्या करना है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, कैलकुलेट करेंगे कितना आ रहा है, तो यहां से भी 650 ही आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको दिया गया है साधारण ब्याज 280 रुपए, दर आपको दी गई है 7%, समय आपको दिया गया है 4 वर्ष, और आपसे पूछा गया है मूलधन। तो अगर मूलधन पूछा गया है, इसका मतलब आपको 100 की वैल्यू बतानी है कि 100 की वैल्यू कितनी होगी। और अभी हमने क्या किया कि अगर आप दर और समय की मल्टीप्लाई कर देंगे, भाई दर कितनी है, 7%, यानी 1 साल की दर 7% है, तो 4 साल की कितनी हो जाएगी, तो आप दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप बोल रहे होंगे 28% क्या हो गई, दर हो गई। तो जितनी आपकी दर बनी उतना ही आपका प्रतिशत में क्या बन गया, उतना ही आपका प्रतिशत में ब्याज बन गया। तो प्रतिशत में ब्याज कितना है, 28%। वास्तव में आपको क्वेश्चन के अंदर ब्याज कितना दिया गया है, 280। तो आप बोल सकते हैं कि 28 का मान आपको कितना दिया गया है, 280 दिया गया है। तो 28 का मान 280 है, 100 का मान आपको कैलकुलेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये इससे 10 बार कट जाएगा, 10 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 रुपए। और ये आपका क्या आ गया, ये आपका मूलधन आ गया। मिश्रधन निकालना हो तो मूलधन आपका 1000 रुपए, साधारण ब्याज आपका 280 रुपए, दोनों को आप कैलकुलेट कर लेंगे तो 1280 रुपए आपका क्या आ जाएगा, ये आपका मिश्रधन आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहे हो, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है।
थर्ड वाला क्वेश्चन एक बार देखते हैं। मूलधन आपको दिया गया है 600 रुपए, समय आपको दिया गया है 10 वर्ष, ब्याज आपको दिया गया 120 रुपए और दर आपसे पूछी गई है। अभी मैं आपको समझा के आया था कि कभी कभी आपसे क्या पूछ लेता है, दर की प्रतिशतता पूछ लेगा। तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो आपके पास 1 वर्ष का ब्याज होना चाहिए, ठीक है, और आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास मूलधन होना चाहिए। और क्या होगा, तो आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आपको परसेंट में रेट निकालनी है, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या वैल्यू है आप चेक कर लीजिए। क्या आपके पास मूलधन है, बिल्कुल हमारे पास मूलधन है। क्या आपके पास 1 वर्ष का ब्याज है, तो भाई ब्याज तो है, लेकिन ये कितने वर्ष का है, ये 10 वर्ष का है। समय कितना है, 10 वर्ष, ब्याज कितना है 120 रुपए। तो ये जो आपके पास ब्याज है ये आपके पास 10 वर्ष का ब्याज है। लेकिन मैं आपको अभी एक पॉइंट बता के आया था कि ये जो आपका ब्याज होता है ये हर साल कैसा होता है, हर साल बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये पहले साल 10 होगा तो दूसरे साल भी 10 होगा, तीसरे साल भी 10 होगा और इस तरह से बढ़ता जाएगा और जुड़ता जाएगा। भाई अगर पहले साल 10 हुआ, अगले साल 10 हुआ, फिर 10 हुआ, तो 3 साल बाद कितना हो गया, 30। इसी तरह से ये जो 120 रुपए का ब्याज हुआ ये 10 साल के बाद हुआ। तो अगर आपको 1 साल का ब्याज निकालना है तो सिंपल है कि आप 120 को 10 से भाग कर दीजिए तो आपको 1 साल का ब्याज मिल जाएगा। तो 1 साल का ब्याज कितना आया, 12 रुपए, ठीक है। आप देख भी सकते हैं कि अगर आप 12 रुपए को 10 साल तक चलाएंगे तो वापस वो कितना बन जाएगा, 120 रुपए बन जाएगा। तो ये भी सिंपल है कि अगर आपको एक साथ इकट्ठा ब्याज दिया गया है तो आप वहां से 1 साल का ब्याज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों वैल्यू आ गई। 1 साल का ब्याज कितना निकल के आया, 12 रुपए, ठीक है। मूलधन आपको कितना दे रखा है, मूलधन आपको दे रखा है 600 रुपए। रेट निकालनी है तो आप मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 100 से, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए, इससे कटेगा ये 50 बार, 12 पंजे 60 और एक जीरो बचेगी। 50 से आप 100 को काटेंगे तो कितनी बार कट गया, 2 बार। तो जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो आपकी ब्याज की दर है वो कितनी है, वो आपकी 2% है। एक बार इन तीनों क्वेश्चन को आप नोट कर लें। तो चलिए भाई, आज ये हमारी पहली क्लास कंप्लीट होती है सिंपल इंटरेस्ट की। आई होप कि कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आए होंगे। इनको आप अपनी नोटबुक में कहीं नोट कर लीजिए क्योंकि आगे जितनी भी क्लास चलने वाली है उन सभी क्लास के अंदर यही कॉन्सेप्ट मैं बार बार इस्तेमाल करूंगा। तो जितना आप ज़्यादा इन कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे उतने ही आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। और अगर आपने पिछली 2 हमारी चैप्टर नहीं देखे हैं, क्लास नहीं देखी है, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस, तो उसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। वहाँ भी हम इन्हीं कॉन्सेप्ट पर काम करके आ रहे हैं। तो अगली क्लास में वापस मैं एग्जाम वाले क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तब तक आप बेसिक क्वेश्चन की और कॉन्सेप्ट की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।